आज की वीडियो के अंदर हम सॉइल कंजर्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं। अब सॉइल कंजर्वेशन अगर समझना है, सॉइल को कैसे बचाएं, सॉइल का लॉस कैसे बचाएं, सॉइल इरोजन को कैसे कम कर सकते हैं, इस तरह की बातें अगर जाननी है तो हमें समझना होगा कि सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स जो हैं उसे दो तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है। एक है एग्रोनॉमिक मेजर्स और दूसरी तरफ है इंजीनियरिंग मेजर्स, राइट। तो अब एग्रोनॉमिक या जिसे हम बायोलॉजिकल मेजर्स कह रहे हैं उसकी लिस्ट आपके सामने रिप्रेजेंट की गई है, साथ ही इंजीनियरिंग मेजर्स जो हैं वो भी आपके सामने दिखाए गए हैं। तो इन सभी के बारे में अच्छे से इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ में इस वीडियो के एंड के अंदर आपको कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी रिप्रेजेंट किए गए हैं, तो प्लीज़ आप उन एमसीक्यू को भी सॉल्व करें, आपके लिए वो ज़रूर हेल्पफुल रहें। साथ में इस वीडियो की जो शुरुआत है वो हम कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन से, यानी क्या ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्या ऐसा बेसिक फंडा है जो कि मेजर्स के रूप में अप्लाई किया जाए तो हमारी सॉइल जो है वो बच सकती है, यानी उसका हम कह सकते हैं कंजर्वेशन हो सकता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेजर्स के साथ। और हेलो दोस्त, मेरा नाम दिवाकर खत्री है और चलो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन के अंदर सबसे पहली चीज हम देख रहे हैं कवरिंग द सॉइल टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द रेनफॉल। बिल्कुल, अगर मिट्टी को किसी तरह से अगर हम कवर कर दें, कैसे कवर कर सकते हैं? पहला दिमाग में आ सकता है मल्चिंग। कवर करते ही दिमाग में क्या बनता है? मल्चिंग बनता है। तो मल्चिंग, अगर मल्च चढ़ा दी जाए अगर मिट्टी के ऊपर, तो वो बारिश के प्रभाव से बच सकती है। अब वो मल्च ऑर्गेनिक भी हो सकती है, इनऑर्गेनिक भी हो सकती है ना। नेक्स्ट हम देख सकते हैं इंक्रीजिंग द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ द सॉइल टू रिड्यूस द रन ऑफ। अगर मिट्टी ऐसी है जिसके अंदर पानी ज़्यादा घुस सकता है, इन्फिल्ट्रेशन उसमें अच्छा हो सकता है। अच्छा, आप कहेंगे ये लाइनें तो हम भी पढ़ सकते हैं, तो इमेजेस बननी चाहिए दिमाग में, तो अब इसको इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा पहला टॉपिक जो आपको समझाया मैंने, कवरिंग द सॉइल टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द रेनफॉल। जैसा कि मैंने कहा, या तो मल्च का काम में ले सकते हैं या कवर क्रॉप। कवर क्रॉप मतलब ऐसी क्रॉप लगा दें, ऐसी तरह से वेजिटेशन लगा दें जो मिट्टी को ढक ले, ऐसे पौधे लग जाएं जो मिट्टी को ढक लेंगे। तो हम कहेंगे एक मॉइस्ट सॉइल है, यहाँ ड्राई सॉइल के बारे में बताया है। अगर यहाँ पे कवरिंग है अच्छी तो उसके अंदर मॉइस्चर ज़्यादा होल्ड हो सकता है, वो सॉइल ज़्यादा बेहतर होगी एज़ कम्पेयर टू उस सॉइल के जो कि बिल्कुल सूखी है, जिसके ऊपर किस तरह का वेजिटेशन नहीं है। तो पहला कॉन्सेप्ट समझ आया। दूसरा प्रिंसिपल हम कह सकते हैं, अच्छा पहले प्रिंसिपल में ही यहाँ पे आप मल्चिंग के बारे में भी बताया गया है कि मल्च्ड सॉइल और अनमल्च्ड सॉइल के बारे में अच्छे से आप जानते होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मल्च मतलब एनी मटेरियल, ऐसा कोई भी मटेरियल जो कि मिट्टी को कवर कर ले। हाँ, अगर मल्चिंग हो रखी होगी तो वहाँ पे सॉइल मॉइस्चर का भी कंजर्वेशन होगा, मिट्टी का भी कंजर्वेशन होगा, वीड की ग्रोथ भी कम होगी, इवेपोरेशन के रूप में हम कह सकते हैं जो लॉसेस हैं, यानी सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन में ही आएगी वो चीज़। तो कहने का मतलब कई सारे बेनिफिट्स होते हैं मल्चिंग के। अगर मल्चिंग के ऊपर सेपरेट वीडियो देखना चाहें, उसके टाइप, उसके जो भी इंपॉर्टेंट बातें समझना चाहें, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। आई होप उसका लिंक ऊपर आई बटन के अंदर पिन हो गया होगा, तो आप उसे देख सकते हैं। चलो खैर, आगे बढ़ें तो नेक्स्ट प्रिंसिपल है इंक्रीजिंग द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू रिड्यूस द रन ऑफ। कि भाई साहब, अगर मिट्टी एग्रीगेटेड होगी, उसके अंदर अच्छी बनावट होगी, या हम कह सकते हैं कि सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में अच्छा एग्रीगेशन होगा, तो उसका मतलब ये हुआ कि पानी उसके अंदर अच्छे से जा सकता है, उसके अंदर इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है। इन्फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? इनसाइड या इनकमिंग ऑफ वाटर, सतह है, सतह के अंदर घुसना पानी का, ये क्या कहा जाएगा? इन्फिल्ट्रेशन कहा जाएगा। अब उसके बाद का जो प्रोसेस होता है परकोलेशन कह सकते हैं। तो परकोलेशन या इन्फिल्ट्रेशन की सभी प्रक्रिया तभी हो पाएगी, हिंदी काफ़ी बोलने लगा हूँ आजकल, मैंने जाने क्यों, ज़्यादा ही अगर इस तरह से पानी नीचे जाएगा तो हम कह सकते हैं वो बेटर ऑप्शन है। और अगर मिट्टी इस तरह से ठोस है, यहाँ पे अगर क्रस्ट बन रही है, तो मिट्टी क्रस्ट के फॉर्म में है, तो उसके ऊपर से इरोजन ज़्यादा होगा। नहीं तो पानी जो रन ऑफ के रूप में पानी जाएगा वो मिट्टी को अपने साथ ले जाना चाहेगा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ मिट्टी का लॉस ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है रिटेनिंग द रन ऑफ इन द फील्ड। मतलब ऐसा कुछ कर लें हम कि जो पानी आया है वो वहीं रह जाए, राइट, कुछ रुक सकें। तो इस तरह से हम इसे कह सकते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल के रूप में कि रिटेनिंग द रन ऑफ इन द फील्ड। मतलब कहीं और से भी अगर पानी आ रहा है या बारिश का जो पानी आ रहा है वो उस फील्ड पे कुछ वक्त के लिए रुक सके, तो उसे हम कह सकते हैं रिटेनिंग। नेक्स्ट है इंप्रूविंग द एग्रीगेट स्टेबिलिटी ऑफ सॉइल। कि मिट्टी जो है उसके अंदर एग्रीगेशन अच्छे हों, जैसा कि अभी आपको बताया था मैंने इन्फिल्ट्रेशन वाले टॉपिक में। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि कुछ ऐसा डालें मिट्टी में जो उसके एग्रीगेशन को बेहतर कर सके। क्या डाल सकते हैं? मिट्टी में उसके एग्रीगेशन को इम्प्रूव करने के लिए बेस्ट चीज़ जो अगर कोई है तो वो है ऑर्गेनिक मैटर, राइट। ऑर्गेनिक मैटर जो अगर डाला जाए तो वो सॉइल में ग्लू के रूप में काम करेगा और सॉइल की बाइंडिंग्स को बेटर बनाए रखेगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो है इंक्रीजिंग सरफेस रफनेस टू रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ रन ऑफ। इसका मतलब ये हुआ कि मिट्टी अगर ज़्यादा ही उबड़ खाबड़ सी होगी तो उसमें पानी रुकने के चांसेस ज़्यादा है। अगर मिट्टी सपाट होगी, बहुत ज़्यादा फ्लैट होगी, तो उसके ऊपर से तो पानी गुड़क जाएगा, यानी
रन ऑफ उसके ऊपर से ज़्यादा देखा जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि इट इज़ द इंक्रीजिंग सरफेस रफनेस ऑफ टू रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ रन ऑफ। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग सेफ वेज फॉर डिस्पोजिंग ऑफ अनअवॉइडेबल रन ऑफ। इसका मतलब ये हुआ कि सेफ वेज मतलब ऐसे वाटर वेज बन जाए। इस वीडियो के लास्ट में भी हमने इसके बारे में एक मेजर के रूप में समझ रहे हैं, जो कि वाटर वेज कहते हैं, कि कहीं से भी पानी आ रहा है उसको एक ऐसा रास्ता मिल जाए जो कि उसे सही जगह सही दिशा के रूप में सेव कर सके। तो उसे भी एक तरह का अच्छा बेस्ट बेसिक प्रिंसिपल कहा जा सकता है। तो ये थे प्रिंसिपल्स। अब बात करेंगे एग्रोनॉमिक या बायोलॉजिकल मेजर्स के बारे में। स्पेसिफिकली कौन से इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं वो मैंने आपको लिस्ट आउट पहले भी किया था, वापस कर रहा हूँ। इस तरह से इसे हम लिस्ट कर सकते हैं। तो पहले मेजर के बारे में बात करें तो वो क्या हो सकता है, कवर क्रॉप हो सकता है। और उसे पढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात याद रख सकते हैं कि सॉइल इरोजन कैन कंट्रोल्ड बाय एग्रोनॉमिक मेथड्स व्हेन द स्लोप इज जेंटल दैट इज लेस देन 2%। मतलब अगर स्लोप 2% से कम है, स्लोप का मतलब समझते हैं कि जहाँ पे अब सॉइल कंजर्वेशन मेजर कहाँ ज़्यादा अप्लाई करे जाएंगे, जहाँ मिट्टी का बहाव ज़्यादा देखा जा रहा है, जहाँ मिट्टी का लॉस ज़्यादा हो रहा है। किसकी वजह से, स्लोप की वजह से। तब अगर वो स्लोप 2% की है ना, या उससे कम है, तो उस कंडीशन में हम बायोलॉजिकल या एग्रोनॉमिक मेजर्स काम में ले सकते हैं। ओके, अगर हम कहें कि इससे ज़्यादा है, 2% से ज़्यादा है, तब हम मुझे लगता है कि इंजीनियरिंग मेजर्स के पास जाएंगे। अब वो इंजीनियरिंग मेजर्स में भी एक काम की बात याद रखना कि बेहतर ऑप्शन आपसे कोई पूछ ले, है ना, रीजनिंग के रूप में, कि ज़्यादा बेटर ऑप्शन क्या है, एग्रोनॉमिक मेजर ज़्यादा इंपॉर्टेंट या बेहतर हैं, या आपसे कोई पूछे इंजीनियरिंग मेजर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या जवाब देंगे? सोचिए, जवाब होगा एग्रोनॉमिक मेजर्स। एग्रोनॉमिक मेजर्स जो है वो सॉइल को भी बेहतर बना रहे हैं ना, जबकि अगर हम बात करें इंजीनियरिंग मेजर्स की तो वो तो सिर्फ पानी को रोकने का काम कर रहे हैं किसी ना किसी रूप में। ऐसा कुछ तरीका बना दिया, बंड्स बनाए या ऐसा कुछ भी कर दो जो कि पानी को रोक सके, लेकिन वो मिट्टी को बेहतर नहीं बना रहा। लेकिन एग्रोनॉमिक मेजर्स ज़्यादा बेहतर हैं। ये रीजनिंग का अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, तो चीज़ आप उसे समझ के याद रखें। आगे बात समझ, क्या बोला मैं, यहाँ क्या बताई जा रही है बात, कंफ्यूज तो नहीं हुए? यहाँ ये बस ना कह रहा है कि स्लोप 2% से कम है तो एग्रोनॉमिक मेजर्स काम में लिए जाते हैं। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस तरह की लाइनें आ सकती है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलो नेक्स्ट अब टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक है कवर क्रॉप्स। कवर क्रॉप्स क्या है? सीधा समझ आता है कि भाई साहब अगर मिट्टी के ऊपर इस तरह की डेंस क्रॉपिंग हो, डेंस का मतलब क्या, मतलब इसका कैनोपी अच्छा हो जो मिट्टी को ज़्यादा कवर कर सके, तो वो सॉइल, वो इस तरह की क्रॉप बहुत अच्छी होगी, यानी कवर क्रॉप से हम कह सकते हैं। तो ऐसी क्रॉप उठाओ जो कि जल्दी स्टैब्लिश हो जाए, उसका कैनोपी अच्छा हो और एग्रेसिव इनफ टू सप्रेस द वीड, उससे वीड की ग्रोथ भी कम हो सके। यहाँ फोटो दिखा रखी है कि कॉर्न विथ कवर क्रॉप्स। तो अब यहाँ आप कहेंगे कि फोटो साफ नजर आ नहीं रही है, तो थोड़ा सा जूम आउट जूम इन करें तो देखिए इसको अंदर इसके बेनिफिट्स बता रखे हैं। मोर कवरेज अबव एंड बिलो द टॉप सॉइल, है ना, देखिए ज़्यादा ही सॉइल के अंदर रूट सिस्टम ज़्यादा बेटर है। जितना ज़्यादा अच्छा अंदर रूट सिस्टम होगा, मिट्टी उतनी ही ज़्यादा रुकी रहेगी, है ना। तो मिट्टी है, क्योंकि पौधे कहेंगे कि हम हैं तुझे पकड़ के रखेंगे, डर मत, तू बारिश को आने दे। बारिश को वैसे भी एक तरह के छाते के रूप में भी काम करेंगे ना ये लोग, क्योंकि ये कवर क्रॉप्स हैं। चलो एक काम की बात यहाँ बताइए है कि अच्छा, इन्हें सारों को आप पढ़ सकते हैं कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के अंदर भी बेहतर है, ये सॉइल इरोजन को कम करेगा, वीड को भी कम करेगा, क्योंकि वीड की बात ही कहाँ, जब पौधे नहीं अच्छी ग्रोथ कर ली तो हमारी क्रॉप में ही ग्रोथ कर ली। चलो खैर, अब बात कर रहे हैं कवर क्रॉप्स के अंदर काम की बात ही याद रखनी है कि काउपी एंड ग्रीन ग्राम आर इंपॉर्टेंट कवर क्रॉप्स। एग्जाम्पल कोई पूछ ले कि भाई साहब कवर क्रॉप के एग्जाम्पल बताओ, तो एग्जाम्पल के अंदर हम याद रखते हैं काउपी एंड ग्रीन ग्राम। इससे रिलेटेड बातें भी बताई हैं कि देखो इनके अंदर डेंस कैनोपी होती है। इसको कंपेयर किया है बीड़ी तंबाकू से। बीड़ी तंबाकू जो है, टबैको जिसको हम कह सकते हैं, तो बीड़ी टबैको जो है वो क्लीन कल्टीवेशन मांगता है, तो उसमें सॉइल इरोजन ज़्यादा होता है, उसमें सॉइल लॉस ज़्यादा होते हैं। काम की बात एक स्टेटमेंट के रूप में कल को कोई पूछ ले तो याद रखना है कि काउपी और ग्रीन ग्राम जो है वो मिट्टी को पकड़ के रख सकते हैं। फैमिलीज़ के रूप में कोई पूछ ले तो क्या बोलेंगे? फैमिलीज़ के रूप में हम बोलेंगे कि भाई साहब कि अगर सीरियल्स हैं, सीरियल का मतलब समझते हैं जो अनाज की फसलें हैं, वो मिट्टी को ज़्यादा नहीं पकड़ती, जबकि हम बात करें जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स हैं, जो डेंस हैं, इस तरह की कवर क्रॉपिंग कर लेती हैं, वो ज़्यादा बेहतर हैं। किसके लिए? सॉइल इरोजन को कम करने के लिए। बात समझ आ गई? फटाफट से नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो है बेनिफिट्स ऑफ क्रॉप, बेनिफिट्स ऑफ क्रॉप कवर क्रॉप, है ना। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं, आपको समझ आ ही गए हैं, ये ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग मुझे लगता है जानते हैं आपकी, अलग अलग स्ट्रिप्स के अंदर हम लगाते हैं कि भाई कुछ अलग तरह की फसल, फिर बीच में एक और कोई स्ट्रिप लगा दी दूसरे फसल की। ऐसा क्यों करते हैं? कारण क्या है? ये सॉइल कंजर्वेशन का एक बेहतर मेजर क्यों हो सकता है? ज़रा सोचिए
क्योंकि भाई पानी आएगा, अगर इस दिशा से पानी आता है तो उसको अलग अलग पौधों के बीच में से होते हुए निकलना पड़ सकता है, और डाइवर्सिफाइड हो गया है, वापस वही हम कह रहे हैं रूट सिस्टम, तो उस कंडीशन में मिट्टी का रुकाव ज़्यादा होगा। तो हम इस तरह से कहते हैं कि स्ट्रिप क्रॉपिंग इज अ प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्रोटेक्टिव क्रॉप्स एंड रो क्रॉप्स इन अल्टरनेट स्ट्रिप्स के रूप में करते हैं। इन एडिशन टू कंट्रोलिंग इरोजन, ग्रास स्ट्रिप्स आर यूज टू प्रोड्यूस मल्च। इस तरह की जो हम करते हैं, इस तरह का मल्च का भी काम करता है ये, हमने जैसा कि जाना कवर क्रॉप के रूप में। एंड फॉर पॉसिबल ग्रेजिंग और स्टॉल फीडिंग ऑफ कैटल, हाँ जहाँ पे कोई ऐसी क्रॉप भी स्ट्रिप में ऐसी क्रॉप्स भी लगाई हैं जो एनिमल्स ग्रेजिंग कर सकते हैं, तो वो एक अच्छा ऑप्शन है। तो स्ट्रिप क्रॉपिंग इज नॉट नॉर्मली रिक्वायर्ड एट द स्लोप लेस देन 3 डिग्री, ये भी एक फैक्ट के रूप में याद रख सकते हैं। स्ट्रिप क्रॉपिंग 3 डिग्री के रूप से कम हो तब काम में नहीं लेते हैं, मतलब 3 डिग्री से ज़्यादा हो तब उस कंडीशन में काम में ले सकते हैं। अब आप कहेंगे कि स्टार्टिंग में पहला नोट ही यही दिया था कि भाई लेस देन 2, हम कह सकते हैं 2 डिग्री होता है तभी हम काम में लेते हैं ना। लेकिन न जाने क्यों कुछ बुक्स में स्पेसिफिकली इस तरह से मेंशन किया गया है, और वो भी रेफरेंस बुक में लिखा गया है, इसलिए मैंने इस जगह से उठा के रखा है यहाँ पे कि भाई कल को क्वेश्चन आ जाए तो हम इस डाटा के साथ अवेयर रहें, ठीक है ना। तो स्ट्रिप क्रॉपिंग इज नॉट normally required at slope less than 3 degree and is insufficient to conserve soil on slope more than 8.5 degree, इतना ज़्यादा पे काम में लिया जाता है। चलो क्या नेक्स्ट है, स्ट्रिप क्रॉपिंग इज अ सिस्टम ऑफ क्रॉप जिसके अंदर हम लॉन्ग एंड नैरो स्ट्रिप्स बना रहे हैं। 2 तरह की क्रॉप्स, जैसा कि मैंने बताया कि क्लोज ग्रोइंग क्रॉप और इरेक्ट ग्रोइंग क्रॉप काम में ले सकते हैं। क्लोज ग्रोइंग क्रॉप जो बहुत पास पास जुड़ी होती हैं तो वो क्या हो सकती हैं, इरोजन रेजिस्टिंग क्रॉप हो सकती हैं, जबकि जो इरेक्ट होंगी तो उसे हम कह सकते हैं इरोजन परमिटिंग मतलब जो इरोजन करवा सकती हैं, जिसमें मिट्टी का लॉस ज़्यादा होता है। तो इसके एग्जाम्पल मुझे लगता है आपको याद रखनी चाहिए कि रेजिस्टेंट क्रॉप है ग्राउंड नट, मोट बीन, हॉर्स ग्राम, मतलब ये हुआ लेग्यूमिनस, राइट। और अगर मैं कहूँ इरोजन परमिट कौन कराते हैं, सॉर्गम, मेज, मिलेट, यानी वो एक तरह से सीरियल्स कह सकते हैं। तो पास्चर हैज़ नेग्लिजिबल रन ऑफ, मतलब पास्चर्स जो होते हैं, क्रॉप्स जो होती हैं वो भी क्या करती हैं, नेग्लिजिबल रन ऑफ दिखाती हैं, उसके अंदर भी मिट्टी को पकड़ अच्छी रहती है। और कैसे स्ट्रिप क्रॉपिंग एक बेहतर तरीका है सॉइल कंजर्वेशन का, वो भी आपको बताया है कि स्ट्रिप ऑफ क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स रिड्यूस द ट्रांसपोर्टिंग एंड इरोडिंग पावर ऑफ वाटर बाय परफॉर्मिंग ऑब्स्ट्रक्शन टू रन ऑफ के बीच में ऑब्स्ट्रक्शन बाधा बनता है ये स्ट्रिप्स, इस वजह से ये एक अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट है वेजिटेटिव बैरियर्स। वेजिटेटिव बैरियर्स का मतलब यही है कि इट्स अ परमानेंट, देखो स्ट्रिप्स एज परमानेंट वेजिटेशन, ये ऐसे स्ट्रिप्स हैं जो परमानेंट वेजिटेशन के रूप में काम में लेते हैं। वो भी बात वही है कि भाई स्पेसिफिकली ऐसी पौधे लगाएं जो मिट्टी को पकड़ के रख सकें, तो वो वेजिटेटिव बैरियर्स है, आप इसे पढ़ सकते हैं। और इसे बफर स्ट्रिप क्रॉपिंग भी कहा जाता है, पॉइंट के रूप में याद रख लेंगे। कौन सा एग्जाम्पल याद रखना है, तो वेटिवर ग्रास यानी वेटिवेरिया, जिजेनोडिया, जिजेनोइड्स जैसे कह सकते हैं। चलो क्या वेटिवर ग्रास जो है इसका एग्जाम्पल है, इसे जरूर याद रखें। नेक्स्ट बताया है क्रॉप रोटेशन, बहुत फेमस टर्म है, हर इंसान जानता है कि भाई एक क्रॉप लगाई है तो नेक्स्ट कोई दूसरी क्रॉप लगाई, फिर वापस दूसरी क्रॉप लगाई, फिर एक साइकिल बना लिया हमने किसी तरह का, तो उसे हम कह सकते हैं क्रॉप रोटेशन, है ना। तो हम कहेंगे क्रॉप रोटेशन जो है एक बहुत अच्छा जरिया है मिट्टी को बचाव के लिए, और सबसे बेहतर तरीका ये हम कह सकते हैं कि लेग्यूम के बाद सीरियल्स का लगाना या सीरियल्स के बाद लेग्यूम को लगाना, क्योंकि जो लेग्यूम्स होती हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर जाती हैं मिट्टी में, तो नेक्स्ट सीरियल को उसमें हेल्प होती है। तो इसमें ये भी बताया कि इंक्लूजन ऑफ ल्यूसन रिज्का जिसे हम कह देते हैं इन क्रॉप रोटेशन रिड्यूस सॉइल लॉस इन सॉइल विथ 13% स्लोप, 13% स्लोप पर भी इसे काम ले सकते हैं। वही बात आपके दिमाग में आ रही होगी कि भाई आपने कहा था कि सॉइल लॉस, सॉइल के अंदर स्लोप जो है वो अगर 2% से कम है तभी लेना था काम में, तो लेकिन स्टिल स्पेसिफिकली कुछ वही बात मैं कहूँगा कि कुछ बुक्स में मेंशन की गई हैं, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ मेंशन कर दी है कि कल को कोई आ जाए एग्जाम में तो पता हो। चलो लेग्यूम्स एंड ग्रासेस आर मोस्ट सुटेबल फॉर द रोटेशन, ये आप बात समझते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, झूम खेती, हर इंसान जानता है कि भाई एक पर्टिकुलर एरिया को जला दिया जाता है, फिर वहाँ पे जो मिट्टी है उस जगह के ऊपर फिर बाद में कल्टीवेशन करते हैं, कल्टीवेशन करने के बाद उस जगह से वापस चले जाते हैं और जहाँ जाना है वहाँ पे वापस आग लगाई जाएगी, वहाँ पे पहले उसे जो भी ट्रीज़ वगैरह हैं उसे ख़त्म किया जाएगा, देन उसके ऊपर कल्टीवेशन करते हैं। ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है, झूम खेती इसे कहते हैं, है ना। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन कैन बी प्रैक्टिस ओनली विद द पॉपुलेशन प्रेशर इज लॉ। ओके, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तब इस तरह के कितना जलाओगे भाई पेड़ों को, तो वो इसलिए हिसाब से सही नहीं है। एक हद तक ही बेहतर तरीका माना जा सकता है, ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, तो मतलब ज़्यादा बेस्ट तरीका नहीं मान सकते क्योंकि एनवायरनमेंट के लिए ये चीज़ सही नहीं है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, वो है इसी में एडिशन में बताया है कि द लेंथ ऑफ फैलो पीरियड शुड बी मोर देन 7
ईयर्स फॉर शिफ्टिंग कल्टीवेशन। फैलो पीरियड का मतलब क्या हुआ, एक जब आपने कहा कि जलाने के बाद कोई पर्टिकुलर जगह को छोड़ के चले जाना है ना, फैलो पीरियड मतलब जिसमें कोई कल्टीवेशन नहीं हो रहा, तो वो छोड़ के चले जाने वाला जो पीरियड है लगभग 7 साल होना चाहिए। आप ये इस जगह छोड़ के चले गए तो आप वापस इस जगह पे कब आएंगे या इस जगह पे वापस कब आएंगे, 7 साल बाद आएंगे, तो वो बेहतर तरीका है। यानी फैलो पीरियड शुड बी मोर देन 7 पीरियड होना चाहिए। तो इस तरह की लाइनें याद रहें तो ठीक, नहीं रहें तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट है फॉरेस्ट एंड प्लांटेशन मैनेजमेंट। सीधी सी बात है कि फॉरेस्ट है तो मिट्टी ज़्यादा पकड़ के रख सकते हैं। ज़्यादा मैं आपके बारे में बताना नहीं चाहूँगा क्योंकि ज़्यादा कुछ खास है नहीं। नेक्स्ट है एग्रो फॉरेस्ट्री, कि भाई एग्रीकल्चर प्लस फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट के बीच में अगर आप या पेड़ों के बीच में अगर कोई क्रॉप्स लगा देते हैं तो भी एक बेहतर तरीका हो सकता है। तो स्ट्रिप ऑफ एनियल क्रॉप मे बी मोर इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग इरोजन ऑन स्टीप प्लांट्स देन अ सिंगल रो ऑफ ट्रीज। तो इस तरह से बेहतर तरीका क्यों हो सकता है, क्योंकि इन पौधों को भी छांव मिल जाएगी, इन पौधों को भी ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा मिलेगा कि पेड़ों से टूट टूट के कुछ मिलता जाए। नेक्स्ट है ग्रीजिंग लैंड मैनेजमेंट। ग्रीजिंग लैंड मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ कि जो भी हम पशु या हम कह सकते हैं गाय भैंसें बकरियां जब चरवा रहे हैं तो वो भी मिट्टी को जब उखाड़ती हैं, ज़्यादा ही वेजिटेशन हटा देती हैं, तो उससे क्या होगा, सॉइल का लॉस हो सकता है। तो इसलिए याद रखना है कि जनरली ग्रास लैंड शुड नॉट बी एक्सप्लॉइटेड मोर देन 40 to 50% ऑफ देयर एनुअल प्रोडक्शन एंड शुड बी अलाउड टू रीजनरेट सफिशिएंटली टू प्रोवाइड अ सफिशिएंट 70% कवर तो होना ही चाहिए मिट्टी का, ताकि हमारी मिट्टी बची रहे। नेक्स्ट है मल्चिंग। मल्चिंग के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है आपको, ये एक बहुत ज़्यादा फेमस और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में डेप्थ में जानना चाहें तो पिछले कोई वीडियोस आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है कंजर्वेशन टिलेज की बात करते हैं। तो कंजर्वेशन टिलेज जो है उसके अंदर मेनली 2 तरह की बातें इंक्लूडेड है। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, ऐसा एग्रीकल्चर जिसके अंदर आप मिट्टी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। मिट्टी को कैसे बचाया जा सकता है कि भाई टिलेज जो होता है, टिलेज जैसी प्रैक्टिसेस से सॉइल का स्ट्रक्चर खराब होता है तो उसका इरोजन के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, राइट। तो उसका मतलब ये हुआ कि कंजर्वेशन टिलेज मतलब ऐसा टिलेज जिसके अंदर आप मिट्टी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ बताया है कि इसके अंदर 2 तरह की चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें हम ज़ीरो टिलेज और साथ में हम कह सकते हैं नो टिल, जीरो टिलेज, मिनिमम टिलेज, 2 कॉन्सेप्ट आते हैं कंजर्वेशन टिलेज में। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर कंजर्वेशन टिलेज पढ़ा जाता है। कंजर्वेशन टिलेज 2 तरह का हो सकता है, मिनिमम टिलेज और जीरो टिलेज। बात समझ आई मैंने क्या बोला? हो सकता है नहीं आई हो तो एक बार वापस देख लेंगे कुछ इसके बारे में। कंजर्वेशन टिलेज इज डिस्टर्बिंग द सॉइल एट मिनिमम एक्सटेंट एंड लिविंग क्रॉप रेजिड्यूज ऑन द सॉइल, कि भाई मिट्टी को कम से कम छेड़ो और क्रॉप रेजिड्यूज जितने ज़्यादा छोड़ सकते हो ज़मीन पे छोड़ दो, ताकि वो मिट्टी को एक अच्छा ऑर्गेनिक मैटर दे सकें। और कंजर्वेशन टिलेज के अंदर मिनिमम टिलेज और जीरो टिलेज दोनों इन्वॉल्व होते हैं। अब पिछली स्लाइड में क्या बताया कि कन्वेंशनल टिलेज क्या होता है, जैसे रेगुलर टिलेज होता है वो वाला टिलेज है ना। इसके बीच में अगर फ़र्क जानना चाहें तो इस लाइन्स को पढ़ सकते हैं आप। भाई कन्वेंशनल टिलेज जो रेगुलर टिलेज जैसा काम में लेते हैं उसके अंदर 2 बार 3 बार प्लॉइंग होती है, हैरोइंग, प्लैंकिंग होती है ना। उसके इट लीव्स नो लैंड अनप्लॉट, कुछ नहीं छोड़ते, मिट्टी उसके ऊपर किसी तरह का लीफ का रेजिड्यू भी नहीं छोड़ते। इस तरह की कन्वेंशनल टिलेज होता है, लेकिन कंजर्वेशन टिलेज के अंदर ऐसा करते हैं, ये बात आप समझ गए। ओके, इसके अंदर ये बताया है कि 99% तक मिट्टी बच सकती है, कोई पर्टिकुलर केसेस के अंदर जनरली 50% तक बच सकती है। आई होप इन स्लाइड को आप पॉज करते हुए पढ़ भी रहे हैं ताकि आपको ये चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आए। बताया जनरली 50 to 100% ऑफ द सरफेस रिमेन कवर्ड विद द रेजिड्यू। कंजर्वेशन टिलेज के अंदर ये बात याद रखनी है हमें कि 50 से 100% जो है वो जो ज़मीन है वो कवर रहेगी रेजिड्यू से, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। नो टिल में भी ऐसा ही किया गया है, कंजर्वेशन टिलेज का ही हिस्सा है नो टिलेज भी। चलो खैर, नेक्स्ट आगे टॉपिक को अगर हम देखें तो वो है सॉइल कंडीशनर। बेस्ट कंडीशनर क्या हो सकता है, जरा सोचिए। सॉइल के लिए बेस्ट कंडीशनर क्या हो सकता है? एक ही हो सकता है, ऑर्गेनिक मैटर। उससे बेटर तो क्या होगा, है ना, ये बात याद रखनी है कि ऑर्गेनिक मैटर इज द बेस्ट सॉइल कंडीशनर। लेकिन कोई सा सिंथेटिक आर्टिफिशियल का कोई नाम बोलना हो तो हम ये बोलेंगे कि पॉलीक्राइलामाइड हो सकता है, पॉलीविनाइल क्लोर एल्कोहल हो सकता है, पॉलीएस्टेटिक एसिड हो सकता है और पॉलीसैकेराइड्स, हाँ ये सब हो सकते हैं। लेकिन काम की बात तो यही है कि सबसे बेटर सॉइल कंडीशनर अगर कुछ है तो वो FYM कंपोस्ट, ये हमारे ऑर्गेनिक या हम कह सकते हैं बल्कि ऑर्गेनिक मैटर्स ही है। नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो रहा है इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस, जिसमें पहला है कंटूरिंग। नेक्स्ट पढ़ेंगे कंटूर बंड्स, नेक्स्ट पढ़ेंगे टेरेसिंग। टेरेसिंग भी 2-3 तरह की है, बेंच टेरेसिंग, जिंग टेरेसिंग और कुछ और भी टाइप्स हैं इसके अंदर। और ये टेरेसिंग खुद क्या है इस तरह से जनरलाइज्ड फॉर्म में, और सॉइल पिटिंग एंड रेंज पिटिंग क्या है और वाटर वेस्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें कंटूरिंग के बारे में, तो कंटूरिंग और टेरेसिंग के बीच में कंफ्यूजन होता है कि फ़र्क क्या है ना। देखो कंटूरिंग का मतलब ये होता है, वैसे कॉन्टूर का मतलब होता है कि सेम एलिवेशन के ऊपर, कॉन्टूर का
एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, सेम एलिवेशन के ऊपर। कि अगर हम कहें कि तो ढलान है, इसमें कहाँ का सेम एलिवेशन, देखो ये एलिवेशन अलग है, ये एलिवेशन अलग है ना, जैसे कि ये ढलान अगर दिखाऊँ, ये एलिवेशन अलग, ये एलिवेशन अलग, तब इस एलिवेशन के ऊपर ही एक लाइन बना दी जाए। समझ आया क्या बोला? मान लेते हैं ये कोई पर्टिकुलर हाइट है, ये कोई पर्टिकुलर हाइट है, मैंने कहा उस ही पर्टिकुलर हाइट के अंदर एक लाइन बना दी जाए, उसके ऊपर कल्टीवेशन हो रहा है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, या उस पर्टिकुलर हिस्से के अंदर कुछ पौधे लगा दिए, तो उसे हम कंटूरिंग कह सकते हैं। लेकिन हमने इसके अंदर मिट्टी को छेड़ा नहीं, जैसी ज़मीन थी उसको बस चुपचाप पौधे लगा दिए, या उस तरह से लगाए, मतलब इस अलॉन्ग दी, इसे कहते हैं अलॉन्ग दी कंटूर। कंटूर मतलब क्या होता है, सेम हाइट का एक एलिवेशन वाला जगह, उसको कंटूर बोल सकते हैं। तो उसके ऊपर ही आपने क्या लगाया है, पौधे लगाए हैं, तो उसे आप कहेंगे अलॉन्ग द कंटूर। ये काम की बात है, कंटूरिंग इज द अलॉन्ग द कंटूर। पूरी लाइन तो पढ़ लो, तो पूरी लाइन ऐसे है कि द सॉइल इरोजन कैन बी रिड्यूस्ड बाय कैरिंग आउट द प्लॉइंग, प्लांटिंग एंड कल्टीवेशन ऑपरेशंस अलॉन्ग द कंटूर, अलॉन्ग द कंटूर। लेकिन मैंने अगर इस मिट्टी को छेड़ा, मैंने कुछ गड़बड़ करी, इसके अंदर कुछ ऐसे हिसाब क्रिएट करने की कोशिश, शेप्स क्रिएट करने की कोशिश करी, तो मैं उसे क्या कहूँगा, मैं उसे टेरेसिंग कहूँगा। मतलब इस तरह की बेंच बनाने की कोशिश करी, इस तरह का कुछ फ्लैट एरिया बनाने की कोशिश करी, तब उस कंडीशन में उसे मैं टेरेसिंग कहूँगा। अब टेरेसिंग को ही अलग अलग तरह के रूप दिए गए हैं, जो स्पेसिफिकली इस तरह से सटीक जगह बन रही है, तो उसे हम, है ना, सटीक किस तरह से कुछ बन रहा है, या पर्टिकुलर स्लोप पे बन रहा है, जैसे 3% पे बन रहा है ना, मतलब ऐसी जगहों पे काम में ले रहे हैं, तो उसे बेंच टेरेसिंग कहा गया है। टेरेसिंग का ही एक टाइप बेंच टेरेसिंग कहा गया है। जिंक टेरेसिंग मेरे ख्याल से स्पेसिफिकली ऐसा बताया जाता है कि जहाँ पानी की कमी है, वहाँ एक स्पेसिफिकली हम कह सकते हैं रन ऑफ का एक एरिया बना दिया जाता है, जहाँ पे पानी रुक सके उस पर्टिकुलर एरिया के रूप में, है ना। तो जिंक टेरेसिंग इज अडॉप्टेड विच इज स्पेशल टाइप ऑफ बेंच टेरेसिंग ही है, ये भी स्पेशल टाइप की, जो कि ड्राईलैंड मॉइस्चर कंजर्वेशन के रूप में काम में ली जाती है। तो इसमें मॉइस्चर कंजर्वेशन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। अब जिंक टेरेसिंग, मेरे ख्याल से जिंक नाम जो है किसी पर्टिकुलर साइंटिस्ट या इसके ऊपर बेस दिया गया है, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो आई एम सॉरी इसके ऊपर अवेलेबल नहीं हो पाई, लेकिन कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके क्लियर कर पाऊँ। तो आई होप कंटूरिंग का मतलब समझ गया। इसे काम में लेते हैं 30 मीटर एट 5.5 डिग्री एंड 20 मीटर एट 8.5 डिग्री स्लोप के ऊपर, कुछ काम की नहीं है ये बात। चलो खैर, कंटूर बंड्स क्या होते हैं? कंटूर बंड का मतलब ये हुआ कि जैसा मैंने बताया ना, या तो चुपचाप ज़मीन पर ही लगा दो, या कि उस पर्टिकुलर हाइट पे कुछ ऐसा आपने उभार बनाया, उस उभार को आप क्या कह सकते हैं, बंड्स कह सकते हैं। तो वो बंड जो है वो कंटूर बंड कहे जाएंगे। तो उन कंटूर बंड्स कि जो वो हम पर्टिकुलर विड्थ बताई गई है, आपको अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं, जिसको अगर काम में लिया जाए, ये स्पेसिफिक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंटूर बंड्स आर यूजुअली लेड इन एरियाज विद लेस देन 1500 मिलीमीटर रेनफॉल एंड अप टू 6% स्लोप ऑफ लैंड। 6% स्लोप ऑफ लैंड, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है वो कंटूर बंड्स का फोटो दिखाया गया है। टेरेसिंग के बारे में आपको मैंने बता ही दिया, अक्रॉस द स्लोप होती है ये, है ना, वहाँ हमने अलॉन्ग द स्लोप बोला था, यहाँ अक्रॉस द स्लोप बोलना है, इंपॉर्टेंट है। बेंच टेरेसिंग के बारे में बताया है, 16 to 33% इंपॉर्टेंट बात है। बाकी चीज़ें आप पढ़ें, मुझे नहीं लगता ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन काम की बातें जो है मैं आपको बता रहा हूँ। सॉइल पिटिंग और गड्ढे बनाना जिसमें पानी रुक सके, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। लास्ट है वाटर वेज, ऐसे रास्ते बनाना जहाँ पानी सही जगह पहुँच सके। और लास्ट में कुछ प्रैक्टिस MCQs मैं कोशिश करूँगा आपके सामने रिप्रेजेंट होते जाएँ, तो आप उसे भी पढ़ सकते हैं। प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि सॉइल विंड इरोजन क्या है, अच्छे से उसके मैकेनिज्म, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।